एक तंत्रीय शिक्षण रणनीतियों के उदाहरण हमने अभी देखे। उसके पश्चात अब हम लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति के उदाहरण देखते हैं। इसमें वाद विवाद रणनीति का प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षक को बालकों की मौखिक क्षमताओं का विकास जांचना होता है या विकास करना होता है या उनके वैचारिक व चिंतन शक्ति का विकास करना होता है, तो इस रणनीति का प्रयोग वो कक्षा में सुटेबल टॉपिक के ऊपर कर सकता है। यहाँ बालक स्वतंत्र होते हैं अपने विचार रखने के लिए। शिक्षक का ही कार्य नहीं है खाली कि वही विषय वस्तु या संप्रत्य को समझाए, बल्कि बालक भी वहाँ अपने विचार रख सकते हैं और अपनी चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं। अधिकांशतः बड़ी कक्षाओं के लिए ये ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके पश्चात परिवेक्षित अध्ययन रणनीति, इसका प्रयोग भी कक्षा में किया जाता है। यहाँ अध्यापक चाहते हैं कि बालक स्व अध्ययन की ओर प्रवृत्त हो या स्व अध्ययन की रुचि उसके अंदर जागृत हो। इसके पश्चात हम अन्वेषण रणनीति को लेते हैं। अन्वेषण रणनीति से पहले हम देख रहे थे परिवेक्षित अध्ययन विधि। तो यहाँ शिक्षक बालकों को छोटे छोटे पाठ्य पुस्तक के पैराग्राफ स्वयं पढ़ने के लिए कहता है। साथ ही पढ़ने के पश्चात एक निश्चित समय के पश्चात उसमें से उनको प्रश्न रखने की स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी समस्याओं को रख सके। इसके पश्चात आती है अन्वेषण रणनीति। अन्वेषण रणनीति या ह्यूरिस्टिक मेथड या स्ट्रेटजी बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं समस्याओं का समाधान खोजने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। मुख्यतः यह विज्ञान विषयों के लिए सहायक है या उपयोगी है, वहां हम इसका प्रयोग अधिक कर सकते हैं। यह लर्निंग बाय डूइंग की सोच पर आधारित होती है। यहाँ बच्चा स्वयं किसी समस्या से यहाँ तात्पर्य विषय वस्तु से संबंधित समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास करता है एवं उसकी खोज करके अब उस संप्रत्य को समझने का प्रयास करता है। इसके पश्चात आती है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि आज के संदर्भ में काफी उपयोगी विधि है, क्योंकि न केवल ये बालक का किसी संप्रत्य के प्रति विकास करती है, उसका समाधान करने के प्रति विकास करती है, बल्कि बालकों में सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास करती है। आज के संदर्भ में जहां हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, उसके लिए प्रायोजना रणनीति काफी उपयोगी मानी जाती है। इसके अंतर्गत बालकों को किसी विषय वस्तु से संबंधित कार्य सौंपा जाता है छोटे छोटे समूहों के रूप में, और बालक वहां अपने अपने आइडियाज के आधार पे कोई नवीन चीज बनाने या निकालने या खोजने का प्रयास यहाँ करते हैं। क्योंकि वो समूह में यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो सामूहिकता की भावना का यहाँ विकास होता है, जो लोकतंत्रात्मक रणनीति या शिक्षण नीति के लिए एक प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। इसके पश्चात हम लेते हैं समस्या समाधान रणनीति। समस्या समाधान रणनीति एक उच्च स्तरीय रणनीति है, या ये कहें कि जहां हम शिक्षण के विभिन्न स्तरों की बात करते हैं, तो जहां हम चिंतन स्तर की बात करें वहां इसका प्रयोग अधिकतर होता है। अर्थात शिक्षक को अगर कक्षा में बालकों के चिंतन स्तर का विकास करना है, जो ज्यादातर बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, तो वहां हम समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए या जिस विषय वस्तु पर ही सूटेबल हो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चा अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे उनमें चिंतन शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान रणनीति की ही भांति मस्तिष्क विप्लवन रणनीति भी होती है। यहाँ पर भी बालक को समस्याएं दी जाती है, जिसमें विभिन्न वो विकल्प निकालकर किसी चीज को समझने का प्रयास करता है और उस संप्रत्य को भी समझने का प्रयास करता है। ये दोनों ही उच्च स्तरीय रणनीति है या चिंतन स्तर से संबंधित रणनीतियां हैं। तो टीचर को मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं में, हालांकि छोटी कक्षाओं में भी छोटे स्तर पर हम शिक्षक इनका प्रयोग कर सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर जो आज के संदर्भ में बहुत कम देखा जाता है कि एक टीचर इन रणनीतियों का प्रयोग नहीं करता है और न इनके माध्यम से बालकों में समस्या का समाधान करने और ब्रेनस्टॉर्मिंग बालकों का करने का प्रयास वो करते हैं, या इन क्षमताओं का विकास करने का प्रयास बहुत कम स्तर पे करते हैं। तो इनका प्रयोग करके भी हम बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और इसमें अंतिम है भूमिका निर्वाह रणनीति। यह मुख्यतः प्रशिक्षण के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों को किसी विषय वस्तु से संबंधित छोटी छोटी भूमिकाएं दे दी जाती है, रोल दे दिए जाते हैं, और बालकों को उसी के संदर्भ में ज्ञान एकत्रित करके उनका निर्वाह करने का
के लिए कहा जाता है। जैसे छोटी कक्षाओं के लिए हम देखें कि विज्ञान में वनस्पति पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पत्ती की भूमिका दे दी जाए, शाखाओं की भूमिकाएं दे दी जाए, फूल बनने के लिए कहा जाए और उसके संदर्भ में सब कुछ एकत्र करके समझाने का या उन्हें स्वयं बताने के लिए कहा जाए, तो बच्चा उस चीज को बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ सकेगा। तो इस तरह से उनको भूमिकाएं देकर जो शिक्षण करवाया जाता है या संप्रत्य समझाए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से एक शिक्षक भिन्न भिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करके, भिन्न भिन्न प्रकार शब्द मैंने इसलिए उपयोग में लिया है क्योंकि हमारी विषय वस्तु किस रणनीति के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट या सुटेबल है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसी रणनीति का, ये आवश्यक नहीं है कि आज हम लोकतंत्रात्मक रणनीति को अधिक महत्व दे रहे हैं तो हम हर टॉपिक के लिए उन्हीं का प्रयोग करें, वरन जहां आवश्यकता कहानी कथन, व्याख्यान, प्रदर्शन आदि रणनीतियों की भी है तो हम उनका भी प्रयोग करें। जो हमारे कंटेंट की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इन रणनीतियों में से सुटेबल रणनीति का चयन करते हुए हम बालक को शिक्षण प्रदान करें और संप्रत्य उनके समक्ष सरल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।